ये बाद में करना, पहले करना? तैयारी जब आप आएंगे वहाँ तो कर लीजिए। नहीं, दयालु वही पहले। अच्छा, ठीक है। पहला विषय तो जो हमने एक दयालु स्कीम, ये पीछे जैसे आपको जानकारी है कि 1 अप्रैल से हमने चलाई थी। जो गरीब परिवार हैं, ऐसे परिवारों के जो सदस्य हमारे बीच में से चले जाते हैं, किसी भी कारण से उनकी मृत्यु होती है, तो उसमें 6 साल से की आयु से लेकर के और 60 साल तक की आयु के लिए ऐसा कोई व्यक्ति जाता है तो उसका 1,80,000 रुपये आय वाला जो परिवार है, बीपीएल परिवार है, उसके बदले में उसको थोड़ा कंपनसेट करने की हमने योजना बनाई। और उसमें देखना बिल्कुल ये ऑन करो भैया, ये इसका वो बटन तो नहीं है। अब हो गया? चलिए चलिए। तो दयालु स्कीम में जैसा आपको जानकारी दी थी कि 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। इसमें अभी तक पहले 1964 लाभ पात्रों को हम 75 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में डाल चुके हैं। और आज एक अन्य किश्त 44 करोड़ 48 लाख रुपए 1159 ऐसे व्यक्ति के, उनके परिवार के खाते में ये हम डाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या ऑन करो भाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना इस योजना का नाम है। इसमें अभी राशि 1159 लोगों को 44 करोड़ 48 लाख रुपया आज उनके बैंक में ट्रांसफर समझो हो गई। इसी प्रकार दूसरा विषय है कि अभी पिछले दिनों में जो शराब, जहरीली शराब जिसको कहना चाहिए, यमुनानगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, उस दुर्घटना से वास्तव में बहुत एक दुखदायी घटना है वो। उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको जेल में डाला गया है। एक विषय तो वो है ही है, साथ में उनके जो लाइसेंस हैं L13, ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि इसका जुर्माना किया गया है। और ये जुर्माना की राशि की रिकवरी लैंड रेवेन्यूज के हिसाब से जैसे रिकवरी होती है उसको रिकवर किया जाएगा। इसमें 3 मुकदमे यमुनानगर के हैं, 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मुकदमे अंबाला के दर्ज किए हैं, 16 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और साथ ही जो ये लाइसेंसधारी हैं 4 लोग हैं, मांगेराम पुत्र राजपाल, अमरनाथ पुत्र रतन सिंह, गौरव कंबोज पुत्र राजकुमार, सुशील कुमार पुत्र प्रेमपाल, इनको डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। और इनके जो जोन है, रिटेल
वेंड लाइसेंस जो जोन होते हैं, 12 जोन, 4 शहरी, 6 शहरी, 6 ग्रामीण, ये भी रद्द कर दिए गए हैं। 41 सब वेंड, इनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार से एक, जिसको कहना चाहिए, एक सख्त कदम हमने इसलिए उठाया कि इस प्रकार की हिम्मत आखिर कोई व्यक्ति न कर सके, और लोगों को भी हमने आगाह किया है कि ऐसे जो सर्वेंट्स हैं, इनसे कोई भी ऐसा मटेरियल कोई ना खरीदे जिसकी जहरीला होने की जिसकी आशंका बन सकती है। तो वो सारे विषय भी हमने बंद कर दिए हैं। जो आज दयालु स्कीम में हमने बेनिफिशरीज को पैसा जो ट्रांसफर किया है, उसमें 11 लोग, ये लोग भी हैं, 18 की डेथ हुई है तो 11 लोग उसमें कवर होते हैं, उनको भी पैसा भेज दिया गया है। ज़्यादातर लोग तो उसमें 5 लाख रुपए वाले हैं, कुछ 3 लाख वाले हैं आयु के हिसाब से। एक ऐसा है जो सिंगल मेंबर फैमिली था, तो उसको तो पैसा भेजने का कोई कारण बनता नहीं कि परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं है। 3 अभी ऐसे बचे हैं जिनका अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसके डेथ का कारण भी नहीं पता लगा है। तो इस प्रकार से बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी जैसे उनका डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे उनको भेज दिया जाएगा, पैसा भेज दिया जाएगा। 11 में से 5 लाख के हैं, 1 2 3 4 5 लाख के हैं, 3 4 5 3 लाख के हैं, 6। एक विषय सफाई कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारी हमने उनके मानदंड तो पीछे बढ़ाए ही हैं। एक स्कीम लागू की गई है, उस स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे, उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और ये कुल मिला के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर जो हमारे परिषद, सबके 25% जो ऊपर वाले होंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अगले जो 25% होंगे यानी कुल 88 हैं, कितने 88 में से 25% माने 22 नगर पालिकाओं को 12,000 रुपया। अगली 22 जो नगर पालिकाएं होंगी वो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जैसा भी योजना होगी तो उसके हिसाब से उनको 9,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ही दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इसमें 4 किस्तों में ये देंगे हर 3 महीने के बाद, ताकि उनको उसका लाभ लगातार मिलता रहे। ऐसे ये कर्मचारी चाहे नियमित हों, चाहे पालिका के जो रोल कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग है, जितने भी उन नगर पालिकाओं में लोग होंगे उनको सबको, उनके जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन सबको ये मिलेगा। लगभग 20 करोड़ रुपया वर्ष का इसमें जो है अतिरिक्त इन कर्मचारियों को हिस्से में जाएगा। ये जो सर्वेक्षण इस बार आएगा उसके बाद उनको अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। यानी जिस वर्ष का सर्वेक्षण होगा ये पैसा उसके अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। इस साल का सर्वेक्षण कब आने वाला है? सर अभी इस समय सर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी में। यानी अगला साल जो 24-25 है उसमें ये पैसा उनको मिलेगा। इस साल के लिए नहीं, इस साल के सर्वेक्षण के रिपोर्ट के हिसाब से मिलेगा। अगले साल में अगले साल के लिए ही होगा वो। अगले साल और अच्छी सफाई करें। कोई ऐसा एरियर नहीं है, ये उनका एक पारितोषिक है। इस साल अच्छा काम करो, अगले साल पारितोषिक पाओ, फिर अगले साल जो अच्छे आएंगे उससे अगले साल उनको पैसा मिलेगा। एक विषय है कोविड का। कोविड के दिनों में हमको मालूम है कि बहुत से नियम
केंद्र सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं, उसको सख्ती से लागू करने की बात भी ये हमेशा आई है। तो उस समय जो लोग डिफॉल्टर थे, ऐसे डिफॉल्टर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती थी, एफआईआर भी रजिस्टर होती थी। अब चूंकि वो एक विषय ऐसा था, उसके बारे में उस समय तो पता नहीं था ये कोविड किस तरफ जाएगा और कब ये समाप्त होगा। अब प्रभु कृपा से, सबके प्रयत्नों से कोविड समाप्त हुआ है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि उस समय के जो एफआईआर्स हैं, 8,275 एफआईआर्स हैं उस कार्यकाल की, हम इसकी प्रोसेस वापस लेने की ये चालू करेंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट की भी थोड़ी दखलंदाजी होगी। कोर्ट से इनको सबको, इन सबको वापस करें। 8275, तो 8275 ये हैं। और इसमें भी अगर संख्या के हिसाब से जो बड़े जिले हैं, बड़े जो जिले हैं उसमें गुरुग्राम है 1030, झज्जर 814, फरीदाबाद 765, करनाल 545, रोहतक 646। और जो लोग उस समय अरेस्ट हुए थे, बाद में उनकी सबकी जमानत हो गई है, वो अरेस्ट हुए थे 14,127 लोग। हाँ, तो एक प्रकार से इतने लोगों से को ये राहत मिल जाएगी, जिसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, ट्रायल भी है, कुछ तो उसमें बल्कि कन्विक्टेड भी है, छोटी मोटी सजा हुई होगी उनको, हाँ, या जुर्माने हो गए होंगे, उन्होंने भर दिया होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो बाकी बचे हैं उनको सबको कोर्ट में कह करके इसको वापस लिया जाएगा। किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसका चालान हो गया, किसी ने भीड़ में खड़े थे उसका, यानी जितने प्रकार के उस समय नियमावली नई नई बनी थी वो कोविड से रिलेटेड। 188, 144 की वायलेशन, 144 के वायलेशन, 188 होती। हाँ, तो ऐसे बहुत से नियम उस समय हमें पता है, आज तो नियम याद भी नहीं हमको कि क्या क्या नियम उस समय बनाए गए थे। हाँ, तो महामारी का एक अलग से एक इमरजेंसी एक प्रकार से वो थी, तो उस समय लोगों को उसका पालन करना अनिवार्य था। तो उसका पालन जिसने भी नहीं किया, जो भी उसका एफआईआर हो गई, पुलिस के अड्डे चढ़ गया, उसकी एफआईआर हो गई ऐसी। लेकिन वो चूंकि एक टेम्परेरी फेज था, टेम्परेरी तो हम आज कहते हैं, उस समय तो सबको यही लगता था कि मालूम नहीं क्या होगा। तो एक ऐसा नहीं, जो हो गया कन्विक्शन हो गई, केसेस वापस हो जाएंगे ताकि आगे वो हाँ, वो कई तो इन्वेस्टिगेशन में भी हाँ, कुछ को फाइन हो भी गया, कईयों को तो हाथ फाइन मानो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तो दे दिया, खत्म हुआ। तो जो खत्म हो गया वो उस समय हो गए, लेकिन जो अभी भी चालू हैं उनको सबको वापस लिया जाएगा। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण वो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों में हमको ध्यान होगा कि एक यात्रा ये शुरू करने का कहा है देश भर में, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित हैं, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं, हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में एक भाव जागे। तो एक जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी, जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे, ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो जनता उसमें सहभागी बने। आदिवासी क्षेत्र में तो ये यात्राएं 15 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बाकी देश में खास करके जो चुनाव के राज्य हैं या फिर चुनाव के राज्यों के आसपास वाले चुनाव जो राज्य जिन्होंने उसमें भागीदारी अपनी की है, हरियाणा भी उसमें आता है, तो ऐसे राज्यों को अपनी जैसे चुनाव खत्म हो रहा है
3 को रिजल्ट आ जाएंगे और आचार संहिता खत्म होने के बाद उनको अपना शुरू करना है। इसकी तैयारी आज से हमने शुरू की है। आज जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ही इसको जनता भी करेगी, एनजीओज भी करेंगे, एजुकेशन इश्यूज भी करेंगे, सरकारें भी करेंगी, हर विभाग इसमें लगेगा। जो जिसकी उपलब्धि है वो सब उपलब्धियां और उसमें जनता को बताई जाएंगी, और जनता के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसमें बचे हुए जो काम हैं उन कामों के नाते भी उनको सुविधाएं वहां और दी जाएंगी। इसके अंदर हरियाणा में हमने सोचा है कि 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो मान लो 5 दिसंबर के आसपास एक डेट ऐसे हमने रफ आइडिया उसका बनाया है। बाकी 2 दिन में हम उसकी पूरी प्रारूप बना लेंगे, लेकिन लगभग ये 25 दिन, इस महीने के 25 दिन जनवरी महीने के, तो ये 50 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम। हम हरियाणा में ऐसा विचार करते हैं कि 5000 से लेकर के 7000 तक ऐसे कार्यक्रम होंगे। 6200 पंचायतें हैं, 3000 के लगभग वार्ड हैं। वार्डों में क्लस्टर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम होंगे, 2-3 वार्ड का मिला करके। तो कुल मैक्सिमम तो 7000 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5000 जरूर करेंगे 50 दिन में, कि 100 कार्यक्रम की एवरेज हर दिन आ जाए। इसमें पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने हमारे लोग हैं, हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी, नेता, जनता और जो बुद्धिजीवी लोग, अधिकांश लोगों को इसका जोड़ने की हमारी योजना है। एलईडी की वैन जो है वो आएंगी, चलेंगी। अभी हमारे यहाँ आनी शुरू हो गई है। कल शायद 2 वैन आई हैं, फेजेज में आएंगी। ऐसा मान के चलते हैं कि 60 से 75 वैन हमारे यहाँ आएंगी। लेकिन ऑन एवरेज अगर 50 वैन भी रोजाना चलती हैं और 2 कार्यक्रम भी एक वैन ऑन एवरेज करती है, तो रोज कितने हो गए? 100। तो 50 दिन में 5, ये न्यूनतम। इससे ऊपर हमारी कितना संसाधन हमारे पास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वैन्स कितनी होंगी, कितने कार्यक्रम बनेंगे, वो सारा जानकारियां आपको बाद में अलग से बताई जाएंगी। जी, भारत सरकार से। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, क्योंकि वैन काफी होंगी, तो हर डिस्ट्रिक्ट का रूट चार्ट बनेगा। और उस डिस्ट्रिक्ट में जहां ज्यादा गांव हैं वहां 2 की बजाय 3 वाहन चले जाएंगे, 4 चले जाएंगे। कम है वहां 1 वाहन से भी करेंगे। हमारा पंचकुला जिला, दादरी जिला छोटे जिले हैं, 1 वाहन से भी वो हो सकेगा। लेकिन वो उस जिले में ही सारी डीसीज, एडीसीज, हाँ, ये सब प्लानिंग में शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारी हमारे डीसीज एंड एडीसीज होंगे। कुल देश भर में 2,07,000 ग्राम पंचायतें और 3,800 शहरी इकाइयां हैं। सब जगह कार्यक्रम होंगे। हरियाणा में जैसे उसका 6,222 और 88 नगर निकाय, ये हमारे सब स्थान हैं। इसमें जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं, उन सब योजनाओं को जो जिसको योजना का लाभ नहीं मिला है, तुरंत वहां एक आईटी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कंप्यूटर वहां लगेंगे, स्टाफ वहां होगा। हर योजना का लाभ जिसको नहीं मिला उसको देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रदेश की योजनाएं, चाहे उसमें निरोगी हरियाणा है, चाहे आयुष्मान हरियाणा है, चाहे हमारे जो बुढ़ापा पेंशन है, अथवा अन्य राशन कार्ड है, कृषि की योजनाएं हैं, बागवानी की योजनाएं हैं, जो कोई ऑनलाइन सेवाएं जिस भी विभाग की हैं, सबकी सेवा रहेगी, ताकि व्यक्ति को ऑन द स्पॉट ज्यादा ज्यादा योजनाओं का लाभ हो सके। इसका एक कार्यक्रम भी बनेगा। यानी अगर एक बिल्कुल अंडरलाइन करके एक वाक्य जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, रीचिंग द अनरीच्ड एंड लर्निंग फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी जिसको पहुंच नहीं पाए हम उस तक पहुंचना, और जो जिसको लाभ पहुंच गया है उसके अनुभव क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उससे हमको कोई ना कोई लर्निंग क्या मिल सकती है, ताकि हम उसकी इच्छा अनुसार अंत्योदय की भावना को लेकर के और सारे देश में 130 करोड़ लोगों तक पहुंच सकें। ये उसके पीछे का एक महत्व है। एक वहां प्लेज भी कराई जाएगी जनता को। उस प्लेज में भी देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना और विकसित राष्ट्र की लेवल तक लेकर जाना, इसके हिसाब से उसकी एक प्लेज भी होगी, ताकि नागरिक जो हैं इस भूमिका में अपना कर्तव्य कैसे वो निभा सकें, इसलिए उनको प्रेरित करना, ये सब उसमें काम रहेगा। इसमें पार्टी के नाते अलग से वो लोग तैयारी हमारे कर रहे हैं,
और उसकी भी जानकारी आपको कल 24 तारीख को एक मीटिंग पार्टी की जो है वो रखी गई है, वहां भी आपको जो जानकारियां होंगी वो दी जाएंगी। कुल मिलाकर मित्रों, जो विषय थे वो मैंने आपको ये बताए हैं। अब आपकी ओर से इन विषयों में कोई और जानकारी, कोई सुझाव, कोई प्रश्न? देखिए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक ऐसा कोई विषय नहीं आया है। अभी तो इतना ही है कि कुछ लोग इसमें जो प्रोफेशनल टाइप भी ध्यान में आए हैं, जो इस प्रकार के धंधे को पहले भी कहीं करते रहे हैं, उसके अलग से फार्मूले भी बनाते रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले भी जेलों में वो गए हैं, वो सारी जो बैकग्राउंड उनके ध्यान में आई है, तो उनका एक मोटिव जो होता है उसमें से नकली शराब बेचना, ज्यादा पैसा कमाना, उस प्रकार का विषय ज्यादा ध्यान में आया है। और कोई भी दोषी इसमें जो आएगा उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें सारे काम गैंगस्टर जैसे एक इसमें सामने आ रहा है नाम, कोई उस लाइन पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये बड़े माफिया होगा या नहीं? मैंने बताया कि कुछ लोग इसमें प्रोफेशनल इस टाइप के ध्यान में आए हैं, और पहले कितना करते रहे होंगे ये सारा ध्यान में आएगा। और अगर जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनको सजा हुई है। अब व्यक्ति इस नाते से मान लो कहीं कोई जुड़ा हुआ है किसी पार्टी से और किसी उससे, मैं कम से कम उस स्वभाव का नहीं हूं कि उसके कारण से किसी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए। एक व्यक्ति जो पकड़ा गया, जिसने इस धंधे में लगा हुआ था, उसके संबंध कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है, ये इस प्रकार की ओछी राजनीति कभी करते नहीं है। अच्छा है कि उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया है। ऐसा जो भी कोई व्यक्ति हो उसको पार्टियां बर्दाश्त न करें, ताकि इसके ऊपर एक चेक लगे। ये एक दोष है जो समाज के दुश्मनी के रूप में लोग करते हैं, यानी नकली शराब के माध्यम से और इस प्रकार का घिनौना कांड करवाना। ये पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। एक बार 100 के लगभग लोग पिछले सरकार के समय, कांग्रेस के समय, कहाँ की ट्रेजेडी थी वो, पानीपत तो अभी की घटना थी। एक उससे पहले 2010-11 में या 4 में 5 में हुई थी, उचाना कहाँ हुई थी, हिसार में हुई थी। 100 लोग मरे थे उसमें। सर, इसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वेंडर है, लाइसेंसी है, उस लाइसेंस से कभी इस तरह की दारू नहीं बिकी जैसे ये बिकी है। तो क्या आबकारी डिपार्टमेंट सैंपलिंग नहीं कर रहा है, या क्यों उन्होंने पहले कार्रवाई नहीं की इस पे? क्योंकि पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया। नहीं, पुलिस ने भी अरेस्ट किया तो उसकी छानबीन सारी होगी। अभी तो इमीडिएट हमने उसके लाइसेंस रद्द कर दिए, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, 2 करोड़ 51 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, वो जेल में डाल दिए हैं लोग। आगे कार्रवाई पुलिस को चलनी है, कोई पुलिस की कार्रवाई कंप्लीट हो गई ऐसा नहीं है। लेकिन अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई है वो हमने कर दी। उसके सारे वेंड्स, उपवेंड्स, लाइसेंस वो सब कैंसिल कर दिए, और वो नए सिरे से जिसको जाएंगे जाएंगे। एक विषय ये है कि एक फैक्ट्री लग जाती है, बढ़ रही है, किराए पे ले ली है, 15-20 शराब भी बना रहा है, तो हमारी इंटेलिजेंस या पुलिस का, आबकारी का, एक्साइज एक्ट में सबको अनुमति दे रखी है कि आप जाके अपने एरिया में खुद जाके चेक करें, शराब चेक करें। ये कोई हमारी तरफ से जो एजेंसियां वो इतनी, देखिए एजेंसियां करती हैं, लेकिन एजेंसी का काम ये नहीं कि उसकी फैक्ट्री में रोजाना वो बैठे रहेंगे या उसके वेंड पर रोजाना बैठे रहेंगे। घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हुई, लेकिन ये अगर पहले पकड़ी जाती तो शायद ये नहीं होती। हो गया तो एक प्रकार से एक क्राइम को हमने अनर्थ किया है। तो क्राइम तो कहीं भी होता है, उसको अनर्थिंग कितनी जल्दी होती है, सरकार के ये काम है। नहीं, वो जिसके एरिया में हुआ उसका कितना दोष है वो तो छानबीन में आएगा। हाँ, वो छानबीन में आएगा। वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। पुलिस की जिम्मेदारी थी, आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी, सीआईडी भी है। मैं तो कह रहा हूँ जिसकी जिम्मेदारी आएगी उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम तो इमीडिएटली जो किया है वो आपको बताया, और आज ये लाइसेंस रद्द कर दिए सारे। अभी तक तो जुर्माना तो इस बात का किया है कि उन्होंने गलत ढंग से चीजों का स्टॉक लेकर के, क्योंकि स्टॉक भी ज्यादा पाए गए वहां, जो ज्यादा स्टॉक पाए जाते हैं उसमें भी जुर्माना होता है। तो वो जुर्माना तो कैलकुलेशन का डिपार्टमेंट का फार्मूला होता है, इसलिए 2 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माना उनके स्टॉक्स को कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, या कहीं और से लेके आए हैं। जो शराब फालतू पाएगी वो हमारी डिस्टिलरी से निकली फालतू शराब है।
मैं कह रहा हूँ ये सारे डिपार्टमेंट के सिस्टम होते हैं। डिपार्टमेंट ने अपने सिस्टम से 2,51,00,000 रुपए का जुर्माना किया है। सर इसी के साथ एक और गंभीर मामला सर पराली को लेके एक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है बड़ी महत्वपूर्ण। पंजाब कोर्ट ने कहा कि हरियाणा से उसको सीखना चाहिए, उसके बारे में देखिए मैं वैसे उसकी स्टेटमेंट दे चुका हूँ, हाँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी नहीं, हमने कम से कम सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच नहीं किया इस बात के लिए। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, हमने जो काम किए हैं वो जैसे पहले भी कई बार बताया कि हमने किसानों को जितने उनको साधन चाहिए वो उपलब्ध कराए, बेलिंग उपलब्ध कराई, उनकी बेल्स बना करके उनको बिक्री हो, मार्केट उसके लिए उपलब्ध कराई। मार्केट में कुछ जो बायर्स हैं पराली के वो आज आ गए हैं, कमर्शलाइजेशन हो गया है, वो कहीं एथनॉल बना रहे हैं, कहीं एनर्जी बना रहे हैं, उसके लाइसेंस दिए हैं। अब एकदम ये तो पता नहीं, लेकिन कई लाइसेंस लोग दे चुके हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने ये जो थर्मल पावर प्लांट में क्या पैलेट बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए मैंने उनको कहा था कि वो हम खरीदेंगे। 7 साल तक उनके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप पैलेट बनाइए, हम खरीदेंगे और अपने जो थर्मल प्लांट्स हैं उसमें हम बेचेंगे। और साथ में 2500 रुपया 1 एकड़ के ऊपर उसका हमने बजट बना के वो देना शुरू किया है। उसके अंदर इकट्ठा करना भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसके अंदर उनकी जमीन का किराया भी मिल जाता है उनको, और बल्कि अब तो उससे ज्यादा वो बाहर बिक रहा है उनका। हम अगर उनको पैसा देके अपने पास पराली लें इसके बजाय वो तो बाहर ही बेच रहे हैं। किसान के लिए लाभदायक अब एक प्रोडक्ट बन गया है पराली, जिसको पहले वो जलाते थे। उनके जलाने की कुछ मजबूरियां क्या थी कि उनको इमीडिएट खेत खाली चाहिए, खेत खाली करने के लिए उनको अगली फसल बुआई करनी है। हमने कहा कि उस 15 दिन में आपको खेत भी खाली मिलेगा, जैसे कटाई करो तुरंत उसकी बेल्स बनवाओ। जितने बेलर्स हैं और जितना और क्या इंस्ट्रूमेंट है उसके, बेलर और रीपर और स्ट्रॉ रीपर और बेलर, हाँ, तो स्ट्रॉ रिपर, तो उससे क्या है जल्दी वो ट्रैक्टर लगा करके जल्दी अपना इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करा के बेल बनाते हैं, बेल बना के बेचते हैं। अब ये चीज अगर पंजाब कर ले तो किसी को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब तो क्या हर बार कि जी किसान है, नहीं मानते हैं, किसान है। भाई किसान को अगर आप सुविधा दोगे तो किसान मानेगा ही, और किसान को लाभ दो। आज किसान को, हरियाणा के किसान को उसकी आमदन बढ़ गई है। घटनाएं हमारे यहाँ भी 500-600 हुई हैं, जो पहले हजारों की संख्या में होती थी, अब उस बार 400 कुछ घटनाएं आज रिपोर्ट कितनी थी वो देख लेंगे। लेकिन अगली बार ये भी ना हो सकता है वहां किसी को जानकारी ना हो इन चीजों की, हो सकता है कहीं अनजाने में कुछ उन्होंने किया है, जल्दी में किया है। लेकिन 500-600 घटनाएं भी हरियाणा में हुई तो नहीं होनी चाहिए, जबकि हरियाणा पंजाब में तो शायद 8,000 कुछ घटनाएं, हाँ 32,000। 2023 में पंजाब में 36,000 घटनाएं हैं, हरियाणा में कुल मिला के सब जिलों की 2300 2023 की, और वो भी सबसे ज्यादा फतेहाबाद जिला है जो पंजाब के साथ लगता है। फतेहाबाद पहले भी हर साल सबसे ज्यादा रहा है। अब या तो पंजाब के लोग आके खेती करते होंगे वहां, ठीक है, पर लेते होंगे। चलो फतेहाबाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जरा मजबूत करो भाई। सर एक गंभीर मामला था सर जो दिन में एक मामला आया था स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगे, उस मामले में सर 140 से ज्यादा स्कूल छात्राएं सामने आई है। सभी ने जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सर प्रिंसिपल के ऊपर किस तरह की जब तक कार्रवाई की गई सर, बड़ा मामला बन गया था। देखिए पुलिस की कार्रवाई हुई, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, जींद जेल में बंद है व्यक्ति, और हमने अब 16 तारीख को वहाँ नई महिला प्रिंसिपल भेजी है। वहाँ के कुछ स्टाफ को बदलने की भी हमारी एक टीम जो है डिपार्टमेंट की यहाँ से एजुकेशन की गई थी, जिसमें महिला और पुरुष सब गए थे। सारी जानकारियाँ उन बच्चियों से भी जानकारी ली गई है, उनके पेरेंट्स से भी ली गई है। अब क्योंकि घटनाक्रम ऐसा हुआ कि बच्चियों को मतलब पहले बर्दाश्त करती रही, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन जैसे ही विषय हमको पता लगा तुरंत हमने कार्रवाई की है, और हम ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि अभी मैंने संयोग से मिलना हो गया था हमारी जो वुमेन कमीशन रेणु भाटिया, तो रेणु भाटिया से मैंने कहा है कि इस प्रकार की जानकारियां जहां भी लें पुलिस के साथ मिल करके, और एक कोई ना कोई सेमिनार इस टाइप का करना चाहिए ताकि हमारे हर प्रकार की जानकारियां मिलें
और जहां कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और रिपोर्टिंग में जो भी कोई दोषी है, मानो रिपोर्ट कोई नहीं लिखता, पुलिस नहीं लिखती और कोई नहीं लिखता, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बड़ा घिनौना काम है। एक तरफ तो हम बेटियों को बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, यहाँ तक हम बात करेंगे, और अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो ये शर्मनाक है। और हम बहुत इस मामले में बहुत स्ट्रिक्टली सारे एक्शन करेंगे, जैसे अभी किया है। और इसके अंदर कहीं की भी कोई घटना ऐसी आती है तो हमने तो अपने यहाँ कानून पास किया कि 12 साल की बच्ची के साथ अगर ऐसी कोई घिनौनी हरकत होती है तो उसको फांसी की सजा। एंड अवर इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिन्होंने इस प्रकार का कैपिटल पनिशमेंट का ये किया है। हरियाणा गवर्नमेंट में सर तकरीबन 11,200 फाइल पेंडिंग जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। देखिए आपको आप 7300 फाइल 300 दिन से ज्यादा पेंडिंग, ऑलमोस्ट 1 ईयर से पेंडिंग। आपको ये पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि रोजाना कितनी फाइलें क्रिएट होती है और कितनी चलती हैं और कितनी बनती हैं। आप अगर वो बता देंगे तब आपको ध्यान में आएगा 11,000। हाँ, उसमें सर 2000 फाइल आपके डिपार्टमेंट की है, 2000 आपके परम मित्र विज साहब की डिपार्टमेंट की है, जो मतलब डेटा हमारे पास है। सो आपने सर एक सेक्रेटरी को चिट्ठी भी आपने लिखी है, आप मॉनिटर कर रहे हैं, पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, उसकी जो डेडलाइन आपने 15 दिन की दी है वो खत्म होने है। ऐसा है कि मैं उसमें सर क्या रोड मैप क्या है सर, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? मैं क्या कह रहा हूँ, आपका प्रश्न तब पूरा होगा जब आप ये बता सकें कि सरकार में एक दिन में या एक महीने में या एक साल में कुल कितनी फाइलें क्रिएट होती हैं और कितनी फाइलों की मूवमेंट होती है। उसमें से पता लगेगा भी 11,000 कितनी है। मैं बता रहा हूँ लाखों फाइलें होती हैं, लाखों फाइलें। आम आदमी पार्टी ने सांसदों को आरोप लगाया, ये संख्या बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन प्लीज, व्हाई सुशील मिनिस्टर इज नॉट क्लियरिंग फाइल्स? हैव यू टेकन अप दिस मैटर विद हेल्थ मिनिस्टर? एंड व्हाट इज द एक्शन? डोंट यू थिंक दैट a minister has literally unfurled this tantamount to a kind of a revolt within the administration also, that he is not clearing files? So do you think this is affecting your governance also? Have you taken a मैं बता रहा हूँ, विषय मेरे ध्यान में है। और अभी मैंने, अरे सुन तो लो, अभी मैंने उनके साथ बुला करके बातचीत की है कुछ कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इश्यू होते हैं और उसमें कोई विषय अगर आता है तो उसको सॉल्व करना ही काम होता है। अब उस सॉल्व करने के लिए ये विषय इंटरनल एक विषय है और उस इंटरनल गवर्नमेंट के इशू को बताना, उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर उसको करना, इलेबोरेट करना, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम। हम उसको ठीक करने के लिए आपस में एक बात हो गई है, बहुत जल्दी इसको ठीक करके और सारी बात कैसे जो रिजॉल्व हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आपने जहरीली शराब मामले में भी कहा कि कांग्रेस ने अच्छा किया, उस नेता को निकाल दिया। एक कांग्रेस के एक नेता है, देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या सलाह देंगे? देखिए, एक सीमा, डिसेंसी की एक सीमा पार करने के बाद किसी को भी दोषी अगर होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आलोचना करना ये डेमोक्रेसी में होती है, आलोचना की जा सकती है, कोई भी कर सकता है। आलोचना करने की सीमा जब पार हो जाती है तो उसको एक प्रकार से मानहानि भी की जा सकती है, सब कुछ होता है। अब किसके बारे में क्या कहा गया है वो हमारे जो लोग हैं वो देख रहे हैं। सीएम साहब, गुरनाम सिंह चरोनी जो है पिपली में आज किसान रैली कर रहे हैं, आपने इतनी सुविधा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी की है पराली मामले में, फिर भी किसान को लेकर ये आंदोलन हो रहे हैं, रैली हो रही है। क्या सर ये राजनीतिक है या किसानों की ही रैली? देखिए, ये आपको भी पता है, सब ओपन हो चुका है। उन्होंने भी चुनाव लड़ा, आज भी वो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। वो भी कहते हैं हाँ, किसानों को अपना एक दल बना के राजनीति करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। राजनीतिक चीजों को किसी भी नाम से आप करेंगे, राजनीति सबको समझ में आती है, आपको भी आती है, हमको भी आती है। एक इशू असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर में पिछले 5 साल से भर्ती नहीं हो रही, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये सरकार 4.5 साल से भर्ती क्यों नहीं करती। आपने भी मुझे जो जानकारी है कि एक रूल्स जो परिवर्तन करने थे उसमें भी आपने कहा कि कितने दिन के लग जाएंगे, मैक्सिमम 2-3 महीने उन्होंने बताया था। लेकिन ये ना तो रूल चेंज हुए, कैबिनेट में आया तो वहां से शायद विड्रॉ हो गया, जो कुछ कारण। तो इस पे क्या हो रहा है? पर्टिकुलर कोई केस आप बता रहे हैं, उसकी जानकारी तो आप जब आप बताएंगे या डिपार्टमेंट से लेकर के बता सकता हूँ। लेकिन बहुत ऐसे इश्यूज हैं, ये
इस प्रकार के रूल्स में या किस प्रकार के कोर्ट केसेस में या कोई ठीक ठाक काम में भी कोई आदमी जाकर के कोर्ट में खड़ा हो जाता है कि नहीं इसका अधिकार नहीं मेरा अधिकार बनता है। कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके कारण से चीजें रुकती हैं। लेकिन हमने रुकने के बाद भी जितनी क्लैरिटी से और जितने स्मूथ वे में हरियाणा में नौकरियां पिछले सालों में करवाई हैं, इतना शायद पिछली सरकारों में नहीं हुई है। 9 साल के अंदर 1,20,000 नौकरियां इस समय तक हो चुकी हैं। अगले 3 महीने में ग्रुप सी और ग्रुप डी की अगर ये भर्तियां सारी क्लियर हो जाती हैं, सी की डी की तो क्लियर हो ही रही है क्योंकि उसका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। हो सकता है 10 दिन में, 5 दिन में, कितना जी 10 एक हफ्ते में उसका रिजल्ट निकल सकता है ग्रुप डी का वो, जी हाँ। और लेकिन ग्रुप सी का एक पेपर है वो 56 और 57 कोर्ट में अड़ा हुआ, जैसे ही उसका स्टे हटेगा बाकी सब 60 ग्रुप्स हैं उसके, 60 पेपर होने हैं। तो 60 पेपर के लिए अभी तो 2 ही हुए हैं। जैसे ही होगा वो 1 महीने का काम है, सारा शेड्यूल बना रखा है। नहीं, डेट देने का काम मेरा नहीं है ना, हाँ वो कोर्ट का काम है। करते हैं हम हमेशा आग्रह करते हैं कि तुरंत इसकी डेट लगा के इसका फैसला करिए। और हम तो यहाँ तक कहते हैं किसी फैसले में अड़ते हुए नहीं है, कोर्ट को जो ठीक लगता है वो फैसला करे, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सीएम साहब, जो पॉलिसी सरकार बनाती है, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी है, तो उसमें जो है क्या पैरवी कोर्टों में जो एडवोकेट्स लगा रखे हमने वो सही नहीं कर पा रहे, कोर्ट को सही प्ली नहीं दे पा रहे? ऐसा नहीं। देखिए, जब भी कोई नई चीज होती है तो नई चीज को हमने तो एक एक बारीकी समझ करके एक एक शब्द, एक एक वाक्य, क्या उसका अर्थ है और क्या उसकी सुविधा है, सब करके बनाते हैं। लेकिन हमारे बनाने के बाद ही बाकी लोग उसको पढ़ते हैं, और जब बाकी लोग पढ़ते हैं उनको लगता है इसमें तो मेरा लाभ नहीं है, वो कहता है इसमें मेरा लाभ नहीं है। वो सारे अपने अपने लाभ की ओर बढ़ करके, और जब कोर्ट में जाते हैं कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी बात ठीक है कि इसकी बात ठीक है। हमें तो इस बात का संतोष है कि पूरे कोर्ट तसल्ली करने के बाद, उसमें लगे महीना, उसमें लगे 2, उसमें लगे 3, अल्टीमेटली सरकार के इशू को हमेशा ठीक माना है। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हमने तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, उन्होंने ही अपने आप सारे केस को उजागर करने के बाद कहा कि नहीं, हरियाणा की सारी पॉलिसी ठीक है। हम पढ़ी लिखी पंचायतों में हमने अपने प्रावधान कर दिए, कोर्ट से तो पूछ के नहीं किया, हमें ठीक लगा हमने कर दिया, ठीक किया, हाई कोर्ट ने बंधन डाल दिया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, 45 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करने के बाद अल्टीमेट क्या कहा कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट अदर स्टेट्स ऑल्सो शुड फॉलो इट। तो कोर्ट के हम हाथ बांध नहीं सकते हैं, कोर्ट की अपनी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, करनी चाहिए। उनको लगता है कोई गलत है, हमको बताएं, हम ठीक करेंगे। उनको लगता है ठीक है, विश्लेषण करने में उनको जितना टाइम लगना लगेगा ही, वो उसमें हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। हमारी कोई चीज आज तक गलत पकड़ी गई हो, कांग्रेस की कितनी भर्तियां रद्द हुई हैं, इन्हीं सालों में हुई है। हमारी रद्द अगर हुई हैं तो हमने रद्द की हैं, कोर्ट ने नहीं की है। अभी हमने एक वेटरनरी सर्जन का, जब हमको लगा कि हाँ इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, गड़बड़ करना कोई हम कराते हैं ऐसा नहीं है, गड़बड़ करने में तो नीचे लोग बैठे ही हैं, हम छानबीन करते हैं। उस छानबीन में ये पता लगा, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई, शिकायतें आई, उसकी जांच पुलिस ने की। पुलिस ने जांच करने के बाद पाया कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठे हुए, उनके फोन्स, उनके लोकेशन फोन की पता लग जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर सबके फोन बंद हो गए, एक पर्टिकुलर जगह पे बंद हुए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सब खुल गए। तो ये 20 लोग 25 लोग जो थे, और वो फोन नंबर उन्हीं के थे जो एग्जामिनीज थे, परीक्षार्थी थे। तो आखिर इकट्ठे होकर के उसके 24 घंटे पहले 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे इकट्ठे होते हैं, तो क्या करते हैं वो? इसलिए जब ये लगा कि हाँ देयर मस्ट बी फॉल प्ले, हमें अधिकार भी है, हमारा कमीशन, उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, वो निश्चित, बजाय हम कल को उसको कोर्टों में चक्कर काटे, धक्के खाएं, दोबारा पेपर ले लेंगे। हमें तो यह है कि मेरिट के ऊपर लोग आने चाहिए। कहीं भी अगर मेरिट को तोड़ने के लिए किसी ने कोई गड़बड़ की है तो उसमें दोषी कौन है वो पता तो लग ही जाता है कि कौन होने वाला है, लेकिन कम से कम फेयरनेस ये हम अपने आप दिखाते हैं। राजस्थान चौटाला राजस्थान के फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और बीजेपी को वोट देकर अपना वोट खराब कर रहे थे, सर आपके सहयोगी है? पॉलिटिकल बात है, राजस्थान की है, आई एम नॉट सपोज्ड टू। राजस्थान आप भी गए थे सर, राजस्थान 4 सीएम साहब आप राजस्थान गए थे, तो वहाँ आपने कहा किसानों को एमएसपी दिलाएंगे, सरकार आएगी तो बीजेपी की वहाँ ना जी, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अपने यहाँ पहले दिलवा दे, फिर वहाँ दे रहे हैं ना एमएसपी पर। 14 फसलें हम खरीद रहे हैं
और जो नहीं खरीद पा रहे हैं उसकी भावांतर भरपाई दे रहे हैं। कांग्रेस के राज्यों में तो सिवाय धान और गेहूं के तीसरी फसल लेते नहीं है, और हम इसके अलावा जो खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, और जो हमने मिलों को लेके देनी होती है जिसका रेट तय करते हैं, गन्ने का रेट आज भी हमारा हाईएस्ट इन द कंट्री है। एक बार बीच में ठीक है पंजाब ने थोड़ा हमें 2-4 रुपए ऊपर करके और ये कह दिया कि हाईएस्ट वो हो गए, हमने कहा नहीं अब हाईएस्ट हम होकर दिखाएंगे और लगातार 2 साल रहेंगे। हमने तो 1 साल की बजाय 2 साल का कह दिया उनको। हाँ जी, एनसीईआरटी पैनल ने रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है, केंद्र सरकार को सिफारिश की है। क्या हरियाणा सरकार भी ऐसे कदम उठा सकती है कि रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में? देखिए एनसीईआरटी ने क्या किया है वो हमारा काम नहीं है, और हम जो करेंगे आपके पास हमने आ जाएगा फटाफट। धान खरीद जो है इस बार कितना कम हुआ है लास्ट ईयर से इन कंपैरिजन टू लास्ट धान खरीद कम हुआ, सुनिए धान खरीद कम हुआ ये विषय नहीं है। हमने धान की उपज ही कम करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया कि धान मत बोवो, 7,000 रुपए एकड़ हमसे पाओ। हम चाहते हैं कि धान की बिजाई खास करके उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है वहां कम होना चाहिए। आखिर तो किसान को लाभ धान में जितना होता है उतना लाभ हम दूसरी चीजों में दिलाने के लिए तैयार हैं, और जो उसका कंपनसेशन है 7,000 रुपया साल का धान के लिए वो हमने दिया है। लगभग 2.25 लाख एकड़ का हमने 7,000 के हिसाब से 100 कुछ करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि पानी की बचत धान हमारे लिए उससे महत्वपूर्ण विषय नहीं जितना पानी महत्वपूर्ण है। तो पानी महत्वपूर्ण होने के नाते से हम ये किसान को प्रस्यू करते हैं, धान पर कमाओ, सब्जी पर चले जाओ, फल पर चले जाओ, अन्य ऐसी फसलें जिसमें पानी कम लगता है उस पर चले जाओ। तो इसलिए धान कम है ज्यादा है हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। सीएम साहब, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण देने के मामले को जो है वो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, और विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि भाजपा जसपा ने प्रदेश के युवाओं को जो है वो ठगने का काम किया है। इसकी पैरवी जो है वो ढंग से नहीं की गई, किस तरीके से देखते हैं? देखिए पैरवी ठीक नहीं की ऐसा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जो बातें अड़ाई हैं वो सेक्शन 14, सेक्शन 16, 19 आर्टिकल नॉट सेक्शन क्या बोलते हैं आर्टिकल संविधान, हाँ संविधान के नाते से उन्होंने उल्लेख किया है। अब हम चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हम उसको एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते से हम अपने प्रदेश के युवाओं को पहले रोजगार देंगे, ये हम उसमें प्लीड करने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें देखने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट का एक निर्णय है, उसके ऊपर निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। हमने अपनी ओर से एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद कुछ लोग चले गए। अब जो जाते हैं कोर्ट में वो हमारे कहने पर नहीं, और हाई कोर्ट का डिसीजन होता तो सुप्रीम एंड फाइनल तो है, दैट इज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जाएंगे फिर देखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। लोकल बॉडी के इलेक्शंस जो हो गए हैं काफी, इस पे कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से जो अनुमति जानी है इलेक्शन कमीशन को, हरियाणा सरकार की जो हरियाणा का राज्य चुनाव होगा, वो कब तक संभावना है लोकसभा में? ऐसा कि वार्डबंदी पिछली जो थी वो तो तकरीबन हो गई है। अब विचार ये कर रहे हैं कि 5 नगर निगम उनका भी दिसंबर में, कितने दिसंबर? सर 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। नहीं, अभी कब खत्म हो रहा है टर्म उसकी? सर 4 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक के बीच में अलग-अलग खत्म हो गया। नहीं, दिसंबर में खत्म हो रहा भैया नगर निगम। 5 नगर निगम का फर्स्ट सीटिंग के हिसाब से, लेकिन वो दिसंबर में ही खत्म हो रहा है। चलो ऐसा होगा, लेकिन अब हम विचार कर रहे हैं कि उन सबको मिला करके ही कराएंगे, एक साथ कराएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले हम कराएं, फिर 1 महीने बाद फिर और कराएं, क्योंकि उसके लिए ये आचार संहिता ये वो कई चीजें लगती हैं, और हो सकता है कि लोकसभा के दिनों में हो जाए तो एक ही आचार संहिता में सारा कुछ पार हो जाएगा। इसका मतलब ये कि लोकल बॉडी के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ उसी चुनाव में हो करने में हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस है। वो नेशनल इलेक्शन कमीशन कराता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट आरक्षण में जो आरक्षण की हमने एक पॉलिसी बनाई है यहाँ हरियाणा के अंदर, प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, आरक्षण में भी आरक्षण तो एक सीमा है ही है, उसके अंदर जैसे अब ये कौन सा सामाजिक आधार पे या दूसरे आधार पे नंबर देने शुरू करे, प्रेफरेंस देना शुरू करा है। लेकिन जो अगर और स्टेटों को देखे, 7 लगती स्टेटों के, जैसे पंजाब है, पंजाब ने एक सीधी सी अपनी पॉलिसी बना रखी है कि अगर 10वीं तक पंजाबी पढ़ी है तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज किसी को बाहर वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस तरह और स्टेटों ने भी अपने स्टेट के लोगों को जो है एक प्रोटेक्शन दे रखा है, लेकिन हरियाणा में ये पॉलिसी नहीं है। हिंदी भाषा हमने बताया ना, क्योंकि भाषा के आधार पर हम अलग नहीं कर सकते,
हमारी भाषा देश की जो कॉमन भाषा है हिंदी, उसके हिसाब से हिंदी है। हमारी कोई अलग से भाषा तो ऐसी है नहीं है। वो अलग भाषा के हिसाब से मराठी वाले या अपने पंजाबी वाले, गुजराती वाले, उड़िया वाले वो सब कर सकते हैं। दक्षिण वालों ने भी किया हुआ है। हमने तो उसी में अपने यहाँ 75% का ये जो किया था वो हमारे आधार, वो तो दूसरा बन नहीं सकता। हाँ, इसके अंदर हमारे एक इंस्ट्रक्शन जरूर निकली है कि हर क्वेश्चन में एक 20% मार्क्स दो शुड बी रिलेटेड टू द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ हरियाणा स्टेट, ताकि हरियाणा के बारे में जो जानकारियां हैं वो अगर 20% के प्रश्न आएंगे तो उसमें लाभ मिल सकता है। हम स्टेट के नाते से वैसे जो है रिजर्व नहीं कर सकते हैं, संविधान उसको अनुमति नहीं देता। योजना को लेकर के आप गंभीर हैं और आपका प्रयास ये रहता है और सरकार का भी कहना है कि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को हर वो सुविधा मिलनी चाहिए जो सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कई हजार मजदूर ऐसे हैं जिनको अप्रैल से पैसा ही नहीं मिला है। उनको जो मानदेय, जो दिन की दिहाड़ी होती है, ऐसा होगा नहीं, कोई और कारण होगा। कौन से मजदूर हैं? कैंपा का एक फंड होता है जिसके अंदर पौधारोपण होता है, वो मतलब उसको बोने का टाइम होता है, वो 252 करोड़ का सर एक प्रोजेक्ट वो एक पैसा होगा कैंपा का, लेकिन उसके कारण से किसी की सैलरी रुकी है ऐसा नहीं है। वो पैसा खर्च नहीं हुआ या हुआ एक अलग बात है। जारी नहीं हुआ। नहीं, जारी तो जब पौधारोपण जब होगा तब जारी होगा। हमने पौधारोपण के कई प्रयोग पहले किए हैं। उसमें जैसे हमने विद्यार्थियों के लिए भी कहा कि हाँ 3 साल तक उसको 50 रुपया पर पौधा देंगे, 6 महीने का। नहीं, मालूम मैंने किया है, मालूम किया है। किसी का पैसा नहीं रुका है, लेकिन उस प्रकार की योजना भी नहीं बन पाई जिसमें से पैसा वो खर्च कर सकें। खाली वही नहीं है, हमारे यहाँ ये बिल्डिंग वर्कर्स जो बोर्ड है उसके पास 2000 करोड़ रुपया पड़ा है, तो इसलिए उसकी योजना प्लानिंग बना करके खर्च करना अलग विषय है, लेकिन किसी का पैसा रुका है ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो पता करेंगे। हो गया राज्य के चुनाव, तो आज 23 तारीख लास्ट है, हो गया। मैं गया ना, मैं मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया। देखिए, राजस्थान में मैं होके आया हूँ, 3 जगह मेरा कार्यक्रम था बना हुआ, तीनों सीटें अच्छी, यानी गंगानगर जिले की तीनों सीटें थी, तो उधर बहुत अच्छा एक विषय है। और हमारे पास जो समाचार आए हैं, खास करके हरियाणा के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर जितनी सीटें हैं, 2/3 मेजोरिटी उन सीटों पर आ रही है। दूर की सीटों का हमको पता नहीं है। बाकी तो वो है ना कहावत के, जजमान ने नाई को पूछा कि मेरे बाल कितने हैं, कि जजमान थोड़ी देर रुक जा, हमने आ जाएंगे। राजस्थान चुनाव के मतलब नतीजे आने के बाद क्या मंत्रिमंडल में कोई बदलाव की संभावना है? दुनिया जो है आशाओं और संभावनाओं पर ही टिकी हुई है। ठीक है, ये आशाएं संभावनाएं हमेशा जोड़ के रखनी चाहिए। इनसे कभी जीवन में निराशा नहीं आनी चाहिए और कभी संभावनाओं से हट करके जिंदगी चलती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया के बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि भोजन के उपरांत